कहानी के शुरुआत में एक अंधेरे जेल के अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जिसका नाम ली है। उसके सामने एक कागज का टुकड़ा है और वो अपने हाथ से बहुत ही बारीकी से एक नकली स्टैंप तैयार कर रहा है। ये ली कोई मामूली कैदी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही स्किल्ड आर्टिस्ट है। वो जेल के अंदर से किसी को एक लेटर भेजना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेटर भेजने के लिए जेल के पोस्टमैन को $10 देने होंगे और ली के पास तो $1 भी नहीं है। इसीलिए वो अपनी अनबिलीवेबल स्किल का इस्तेमाल करके खुद के हाथ से एक नकली स्टैंप बना लेता है और ये स्टैंप इतना परफेक्ट होता है कि कोई चाहकर भी असली और नकली का फर्क नहीं पकड़ पाएगा। इसके बाद जब पोस्टमैन आता है तो ली उसे लेटर देना चाहता है, लेकिन पोस्टमैन $10 की डिमांड करता है। ठीक उसी वक्त सामने वाले सेल में मौजूद एक बुढ़ा कैदी अचानक बीमार होने का नाटक करके चिल्लाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से पोस्टमैन का ध्यान भटक जाता है और ली इसी मौके का फायदा उठाकर अपना लेटर चुपचाप उसके बैग में डाल देता है। अब ये लेटर वो किसे भेज रहा है और क्यों भेज रहा है, ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। इधर कुछ देर बाद पुलिस आकर ली को जेल से बाहर निकाल ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ली इतने दिनों से थाईलैंड की एक जेल में बंद था और अब हांगकांग पुलिस के इंस्पेक्टर हो उसे अपनी कस्टडी में ले आए हैं। इंस्पेक्टर हो उसे इंट्रोगेशन रूम में बिठाकर एक एक करके उसके खिलाफ लगे सारे चार्जेस पढ़ना शुरू करते हैं। पहला इल्जाम है नकली नोट बनाना। इसके अलावा 2 साल पहले कनाडा के एक हाईवे पर सेंट्रल बैंक की एक गाड़ी पर उसने हमला किया था, जहाँ लगभग 7 गार्ड्स की जान चली गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद शहर में और भी कई अटैक्स हुए थे। पुलिस को शक है कि इन सब के पीछे एक इंटरनेशनल गैंग का हाथ है और ली पर इन सब घटनाओं में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है। लेकिन ली हमेशा की तरह सारे आरोपों से इनकार करता है। वो बार बार एक ही बात कहता है कि इन सब का मास्टरमाइंड पेंटर नाम का एक बहुत बड़ा माफिया है। हालांकि इस पेंटर का असली नाम क्या है या वो कहाँ मिलेगा, इसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे पाता। आज भी इंस्पेक्टर हो के सामने पेंटर के बारे में उसके मुंह से कोई काम की बात नहीं निकलती, बल्कि उसके चेहरे पर जबरदस्त खौफ दिखाई देता है। वो रोते हुए कहता है कि पेंटर उसे ढूंढकर मार डालेगा, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके वापस जेल भेज दिया जाए। इसके बाद पुलिस उसके ब्लड और हेयर सैंपल्स कलेक्ट करके क्राइम स्पॉट पर मिले डीएनए से मैच करती है और रिजल्ट में हर एक सैंपल ली के साथ पूरी तरह मैच हो जाता है। इसका मतलब है कि उसका जुर्म अब दिन के उजाले की तरह साफ हो चुका है। पुलिस दोबारा उसे सच कबूल करने के लिए प्रेशर डालती रहती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ली सब कुछ मानने से इनकार कर देता है। ठीक इसी वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर युवान नाम की एक लड़की इंतजार कर रही थी। वह अपने लॉयर को लेकर आई है ताकि ली की बेल करवाई जा सके, लेकिन पुलिस उसे साफ मना कर देती है कि ली कई बड़े केसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाह है, इसलिए उसकी बेल किसी भी हाल में मुमकिन नहीं होगी। हालांकि पुलिस एक शर्त रखती है, अगर ली पेंटर की असली पहचान बता देता है तभी उसकी जमानत के बारे में सोचा जाएगा। तब युवान खुद ली के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बताने की रिक्वेस्ट करती है और ली उसी पल अपना मुंह खोलता है और पास्ट की उन घटनाओं को बताना शुरू करता है। अब सीन कट होकर कई साल पहले के वक्त में चला जाता है। यहाँ हम ली और युवान को पहली बार देखते हैं। वे दोनों आर्टिस्ट थे और दोनों ही बहुत शानदार पेंटिंग्स बनाते थे। आर्ट के जरिए वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच प्यार हो जाता है। लेकिन उन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। युवान एक क्रिएटिव आर्टिस्ट थी जो अपने यूनिक स्टाइल में ओरिजिनल पेंटिंग्स बनाती थी, जबकि ली कोई ओरिजिनल काम नहीं करता था। वह बस मशहूर आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स को हूबहू कॉपी कर लेता था। उसकी कॉपी करने की काबिलियत सच में अनबिलीवेबल थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन डुप्लीकेट पेंटिंग्स में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब यही कॉपी करने की ताकत आगे चलकर उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी। एक दिन लुक नाम का एक आर्ट गैलरी मालिक उनकी पेंटिंग्स देखने आता है। वह युवान का काम देखकर इम्प्रेस हो जाता है और सारी पेंटिंग्स खरीदना चाहता है, लेकिन उसे ली की पेंटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वे दूसरों के काम की कॉपी थी। लुक उन्हें अपनी एग्जीबिशन में रखने से मना कर देता है। तब युवान जोर देकर कहती है कि या तो उसे सारी पेंटिंग्स एक साथ खरीदनी होंगी वरना वह एक भी नहीं बेचेगी। लुक के जाने के बाद ली युवान से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरी सारी पेंटिंग्स टोक्यो के एक आदमी ने पहले ही खरीद ली हैं। लेकिन कुछ देर बाद युवान को समझ आ जाता है कि ली झूठ बोल रहा है, उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी। असल में ली चाहता था कि उसकी वजह से युवान के करियर में कोई रुकावट न आए। खैर, एग्जीबिशन वाले दिन युवान अपनी पेंटिंग्स के बगल में चुपके से ली की एक पेंटिंग रख देती है। सब लोग काम की तारीफ कर रहे थे, तभी एक आदमी आकर ली की पेंटिंग का मजाक उड़ाने लगता है। उसका यह बर्ताव देखकर युवान को इतना गुस्सा आता है कि वह उसके ऊपर पानी फेंक देती है। हालांकि एग्जीबिशन खत्म होने पर ली खुद जाकर उस आदमी से माफी मांगता है। तब वह आदमी हंसते हुए कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था ताकि ली उससे अकेले में मिलने आए, क्योंकि पूरी एग्जीबिशन से उसने जो पेंटिंग खरीदी थी वह ली की ही थी। इसके बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर वे काफी देर तक बात करते हैं। वह आदमी अपना इंट्रो पेंटर के तौर पर देता है। हाँ, यह वही पेंटर है जिसका नाम ली बार बार पुलिस को बता रहा था। पेंटर ली की तारीफ करते हुए कहता है कि किसी भी तस्वीर को इस तरह कॉपी करना कोई छोटी बात नहीं है। वह सीधे ऑफर देता है कि तुम्हारा यह टैलेंट मेरे बहुत काम आएगा। अगले दिन ली पेंटर से मिलता है
और कहता है कि वह उसका कोई भी ऑफर मानने को तैयार है। पेंटर हंसते हुए उसे अपनी टीम में वेलकम करता है, लेकिन ली को जो काम करना होगा वो सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पेंटर उसके सामने $1 थमाकर कहता है कि तुम्हें इस नोट को हूबहू तैयार करना होगा। इसका मतलब है कि वो ली को सीधे सीधे जाली नोट बनाने का ऑफर दे रहा है। ली तुरंत बुरी तरह भड़क जाता है और उसके प्रपोजल को ठुकरा देता है। तब पेंटर बताता है कि उसका असली नाम सैंग है। पिछले 3 जनरेशन से वे जाली नोट छापने का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को जेल नहीं जाना पड़ा क्योंकि वो ये सारा काम बहुत ही सावधानी से करता है। अब सवाल यह है कि क्या ली आखिर में इस खतरनाक ऑफर के लिए राजी होता है? पेंटर तब ली को समझाने लगता है कि ये जो नया डॉलर छापा गया है इसमें मौजूद तस्वीरें और लेटर्स का पैटर्न इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हाई क्वालिटी के महंगे प्रिंटर्स भी उसे ठीक से प्रिंट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ ली के हाथों की उस अनबिलीवेबल स्किल की जरूरत होगी और ली का काम देखकर ही पेंटर उसे इस ऑफर के लिए राजी करना चाहता है। ली पहले तो मना कर देता है, लेकिन अपनी खराब माली हालत के बारे में सोचकर आखिरकार मान जाता है। उस वक्त युवान एक एग्जीबिशन के लिए अमेरिका जा रही थी, इसीलिए ली उसे कुछ भी बताए बिना चुपचाप वहाँ से निकल आता है। इधर पेंटर उसे प्लेन से कनाडा ले जाता है। वहाँ वो ली को अपनी पूरी टीम से मिलवाता है। इस टीम में जाली नोट बनाने में 20 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कुछ उस्ताद लोग हैं। हर कोई किसी न किसी काम में बिल्कुल एक्सपर्ट है। वे सब मिलकर जाली नोट बनाने का एक बड़ा प्लान तैयार करने बैठते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि अमेरिकन डॉलर को कॉपी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर US डॉलर पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक फोटो होती है और यह फोटो कई बारीक लेयर्स के जरिए बनाई जाती है। फ्रैंकलिन के कॉलर पर छोटे छोटे लेटर्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होता है। अब नए नोट्स में अमेरिकन सरकार ने और भी कई सिक्योरिटी लेयर्स जोड़ दी हैं, जिसकी वजह से बारीक पेंटिंग या एडवांस प्रिंट के बिना इस नोट को कॉपी करना बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, नोट्स में एक खास इंक का इस्तेमाल किया गया है जो एक तरफ से देखने पर पर्पल और दूसरी तरफ से देखने पर गोल्डन दिखाई देती है। इस चीज को मोर इफेक्ट कहा जाता है, यानी इंक में एक कलर चेंजिंग इफेक्ट है। इसका मतलब है कि इस नोट को बनाने के लिए उन्हें असली पेपर और यह खास इंक दोनों का जुगाड़ करना होगा। अब पेंटर की पूरी टीम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर दिमाग लगाने लगती है। सबसे बड़ा चैलेंज था वाटरमार्क लगाने का काम। इसके लिए वे पुराने चाइनीज आर्टिस्ट्स की टेक्निक फॉलो करके 3 अलग अलग लेयर्स पर पेंट करने का प्लान बनाते हैं। सबसे बीच वाली लेयर पर बहुत ही बारीकी से वाटरमार्क सेट किया जाएगा और ये पूरा काम ली को अपने हाथों से पूरा करना होगा। अब मेन काम शुरू करने से पहले ली कुछ प्रैक्टिस नोट्स तैयार करता है। वो इतने परफेक्ट तरीके से नोट ड्रॉ करता है कि टीम के सभी लोग उसका काम देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वे अचानक ईस्टर्न यूरोप चले जाते हैं। वहाँ एक नीलामी में पुराने बैंक नोट छापने की मशीन बिक रही थी और वे उसे खरीद लेते हैं। अब सवाल आता है कि असली बैंक नोट जैसा कागज कहाँ से आएगा। तब पेंटर एक कमाल की जानकारी देता है। वो बताता है कि USA सरकार जिस कागज से नोट छापती है, ठीक उसी क्वालिटी के कागज से वे टेलीफोन डायरेक्टरी भी तैयार करते हैं। बस ये बात सुनते ही वे उस डायरेक्टरी के छापे खाने में जाकर मालिक से सीधे 500 टन पेपर खरीद लेते हैं। अब इन पेपर्स को लेकर ली के डिजाइन के हिसाब से जाली नोट छापने का काम शुरू होता है। नीलामी से खरीदी गई उस विशाल मशीन में नोट पर नोट छपने लगते हैं और ये नोट देखने में बिल्कुल असली नोट जैसे ही लगते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी और वो थी कलर चेंजिंग मोर इफेक्ट। इसके लिए जो खास इंक चाहिए वो सिर्फ सरकारी दफ्तरों के पास ही मिलती है और इस इंक को हासिल करने के लिए पेंटर एक खौफनाक प्लान बनाता है। खैर, पेंटर अपनी टीम के साथ सेंट्रल बैंक की एक गाड़ी पर सीधा हमला बोल देता है। उस गाड़ी में उस कलर चेंजिंग इंक के कई बैरल थे और पेंटर उन्हें ही लूटने आया था। अब न चाहते हुए भी ली को इस काम में उसके साथ जाना पड़ता है। गाड़ी छीनने की कोशिश के दौरान गार्ड्स गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और जवाब में पेंटर की गैंग भी पलटवार करती है। इस भीषण गोलीबारी के बीच बेचारा ली बुरी तरह फंस जाता है। तभी एक गार्ड अचानक ली की तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन ठीक उसी वक्त पेंटर आकर उस गार्ड को गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद पेंटर बम फेंककर दूर की एक गाड़ी को उड़ा देता है, जिसकी वजह से बाकी गार्ड्स भी मारे जाते हैं। फिर वे इंक के बैरल लूटकर तेजी से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन इतने सब के बीच पहली बार पेंटर का ऐसा हिंसक रूप देखकर ली के अंदर रूह कांप जाती है। अब तक डरते डरते जाली नोट तो बना रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे खून खराबे में भी शामिल होना पड़ेगा। पर अब वो एक ऐसे दलदल में फंस चुका था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इधर मोर इफेक्ट वाली इंक लाने के बाद वे उसे प्रिंटर में लगाकर दोबारा नोट छापना शुरू करते हैं और अब जो नोट बाहर निकलते हैं उन हर एक नोट में असली नोट की तरह ही कलर चेंजिंग इफेक्ट दिखाई देता है। ये नजारा देखकर पूरी टीम खुशी से उछलने लगती है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बना लिया था जिसे असली नोट से अलग करना नामुमकिन था। लेकिन ली अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा था। वह पेंटर से पूछता है कि जब यह इंक खत्म हो जाएगी तो क्या फिर से लोगों को मारकर इंक लानी होगी? इससे बेहतर है कि मैं खुद
यह इंक बनाने की कोशिश करके देखूं, लेकिन पेंटर उसकी बात सुनकर उसे जोर से झिड़क देता है और चुप करा देता है। अब पेंटर के ऑर्डर पर उसके लोग सूटकेस में भरकर जाली नोट अलग अलग देशों में स्मगल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह उनका जाली नोटों का साम्राज्य दिनों दिन बढ़ता जाता है, लेकिन पुलिस को पहले ही उनकी हरकतों की भनक लग चुकी है। विंग नाम के एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी जाती है। यह विंग इंस्पेक्टर हो के साथ मिलकर पेंटर की गैंग की मूवमेंट को फॉलो करना शुरू करता है। फिर एक खरीदार का भेस बदलकर वे सीधे गैंग के मेंबर्स से मिलने जाते हैं। यहाँ पेंटर के लोग समंदर के बीच एक नाव पर पार्टी कर रहे थे। हालांकि पेंटर और ली वहाँ मौजूद नहीं थे। विंग वहाँ से सब कुछ ऑब्जर्व करता है और फिर निकल जाता है, लेकिन पेंटर का असली खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। पेंटर जनरल नाम के अपने एक पुराने क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करता है। अगले दिन वह ली को साथ लेकर जनरल के घर की तरफ रवाना होता है। रास्ते में ली पेंटर को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। वह कहता है कि उसे एक खास किस्म के कारपेंटर के बारे में पता है जिससे मोर इफेक्ट पैदा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस इंक से डॉलर बिल पर दो अलग अलग एंगल से दो रंगों का इफेक्ट लाया जा सकेगा और इसके लिए किसी को मारना नहीं पड़ेगा। पेंटर उसका यह आइडिया सुनकर काफी खुश होता है और वादा करता है कि वह ली के नाम पर एक रिजॉर्ट खरीद कर देगा, जहां वह युवान के साथ अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकेगा। लेकिन तभी पेंटर अचानक ली के हाथ में एक बम का रिमोट थमा देता है और कहता है कि मेरे इशारे पर ही तुम्हें यह बटन दबाना होगा। इधर जनरल के घर पहुंचने के बाद मीटिंग नॉर्मल तरीके से